सोचिए जरा, अगर इतिहास के पुराने खंडहर बोल पाते तो वो क्या कहते। आज हम किसी इतिहासकार की नज़र से नहीं, बल्कि खुद नालंदा की आवाज़ में उसकी कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो पत्थरों से नहीं, बल्कि सीधे उसकी आत्मा से निकलेगी। और यही यही वो आवाज है जो आज भी उन खंडरों में गूंजती है। एक आवाज जो हमें बताती है कि वो सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं, अरे नहीं, वो तो ज्ञान, याददाश्त, मतलब एक पूरी सभ्यता का जीता जागता दिल है। तो चलिए सुनते हैं ज्ञान की इस कभी न मिटने वाली आवाज को। ये कहानी हमें बताएगी कि आइडियाज यानी विचार आखिर जन्म कैसे लेते हैं, कैसे वो पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, तबाही के बाद भी आखिर वो जिंदा कैसे रह जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 5वीं सदी से। वो गुप्त साम्राज्य का सुनहरा दौर था, गोल्डन एज। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने राजगीर की पवित्र पहाड़ियों के पास मेरी नींव रखी और मुझे एक नाम दिया, एक ऐसा नाम जिसका मतलब ही मेरी पहचान बन गया, नालंदा, यानी ना अलम दादा, वो जो ज्ञान देने में कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थकता। और देखते ही देखते मैं अपने ज्ञान के उस स्वर्णिम युग में पहुंच गया। लेकिन सुनिए, मुझे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी समझना ये बहुत बड़ी भूल होगी। अरे मैं तो अपने आप में एक पूरी दुनिया था, एक ऐसा यूनिवर्स जिसके सेंटर में, जिसकी धुरी में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान था। जरा अंदाजा लगाइए, एक समय पर मेरे दीवारों के अंदर 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ज्ञान की तलाश में डूबे रहते थे। और उन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कौन थे? 2,000 से ज्यादा टीचर्स। मतलब हर 5 स्टूडेंट पर एक टीचर। सोचिए, आज के जमाने में भी ये रेशियो कितना कमाल का लगता है ना। मेरा कैंपस बहुत बड़ा था, 8 बड़े बड़े महाविहार, 10 मंदिर, 300 से ज्यादा कमरे। लेकिन मेरे दरवाजे सबके लिए खुले नहीं थे। नहीं, यहां एडमिशन पाने के लिए स्टूडेंट्स को मेरे विद्वान गेट कीपर्स के मुश्किल ओरल एग्जाम से गुजरना पड़ता था। ज्ञान की दुनिया का ये पहला और सबसे मुश्किल दरवाजा था। पर इन सब से ऊपर मेरा असली दिल वो धड़कता था मेरी लाइब्रेरी में, जिसका नाम था धर्मगंज। ये कोई मामूली लाइब्रेरी नहीं थी, ये तो ज्ञान का महासागर थी। इसके 3 हिस्से थे, रत्न सागर, रत्नोदिधि और रत्नरंजक। और जरा सोचिए, इनमें से एक बिल्डिंग 9 मंजिल ऊंची थी, 9 स्टोरीज हाई। यहां की दीवारों के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता था, समझिए ज्ञान का पूरा ब्रह्मांड ही सिमट आया था। एक तरफ वेदों और उपनिषदों का गहरा ज्ञान था, तो दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ, लॉजिक, ग्रामर, आयुर्वेद यानी मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स। क्या नहीं था? शायद ही इंसान की समझ का कोई ऐसा कोना होगा जिसे यहां छुआना गया हो। और फिर क्या था, मेरी शोहरत हवाओं के साथ दूर दूर तक पहुंच गई। अब मैं सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एक ऐसा विश्वविद्यालय बन गया जो एक चुंबक की तरह दुनिया भर से ज्ञान के प्यासों को अपनी ओर खींच रहा था। लोग कहां कहां से नहीं आते थे, चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, नीचे श्रीलंका, जावा, सुमात्रा तक। पूरा एशिया यहां ज्ञान हासिल करने आता था। अलग अलग कल्चर का ये जो संगम था ना, इसी ने मुझे एक सच्चा ग्लोबल नॉलेज हब बनाया। 7वीं सदी में चीन के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, हुएनसांग। उन्होंने कई साल यहां पढ़ाई की और फिर लिखा, यहां के टीचर समंदर जितने गहरे हैं और स्टूडेंट्स वो बादलों की तरह ज्ञान की बारिश करते हैं। वाह, क्या बात कही है! इससे बेहतर इस जगह के इंटेलेक्चुअल माहौल को कोई कैसे समझा सकता है। यहां की जिंदगी का एक रूटीन था, एक लय थी जो पूरी तरह से ज्ञान को समर्पित थी। सुबह की शुरुआत ध्यान से, दिन में पढ़ाई, दोपहर में डिबेट और डिस्कशन, और शाम को सेल्फ स्टडी। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या थी? यहां पढ़ाई, रहना, खाना, सब कुछ बिल्कुल फ्री था, क्योंकि यहां ज्ञान को एक अधिकार माना जाता था, कोई प्रिविलेज नहीं। लेकिन कहानी हमेशा अच्छी नहीं रहती। समय का पहिया घूमा और मेरी कहानी ने एक बहुत ही दुखद, एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लिया। मेरा वो सुनहरा दौर अब आग और राख में बदलने वाला था। यहां एक सवाल मन में आता है, क्या ज्ञान को तलवार से मारा जा सकता है? क्या आइडियाज को खत्म किया जा सकता है? 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी का हमला इसी सवाल को इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए लिख गया। 3 महीने, सिर्फ इस एक नंबर के बारे में एक पल के लिए सोचिए।
मेरी महान लाइब्रेरी, वो ज्ञान का समंदर 3 महीने तक जलती रही। पूरी तरह राख होने में उसे 3 महीने लग गए। ये सिर्फ किताबों का जलना नहीं था, नहीं, ये तो ज्ञान की चीखें थी, शब्दों का धुआं था, एक पूरी की पूरी सभ्यता की राख थी। वो लाखों पांडुलिपियां जिनमें सदियों का ज्ञान जमा था, हमेशा हमेशा के लिए खो गई। इसके बाद सदियों तक मैं बस एक खामोश खंडहर बनकर सोया रहा। लेकिन एक बात सच है, ज्ञान की आत्मा कभी नहीं मरती। और अब इन्हीं खंडहरों से एक नए जन्म का, एक नई सुबह का वक्त आ चुका था। मेरी ये लंबी खामोशी टूटी 19वीं सदी में, जब अलेक्जेंडर कनिंघम की खुदाई ने मुझे दुनिया के सामने फिर से ला खड़ा किया। और फिर 21वीं सदी में, जब नई नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, तो मानो मेरी आत्मा ने एक नया शरीर ले लिया हो, उसी ज्ञान की लौ को और आगे बढ़ाने के लिए। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? मैं, नालंदा, आखिर क्या संदेश देना चाहता हूं? ये कहानी है ज्ञान की उस अमर लौ के बारे में, उस ज्योति के बारे में जो किसी भी आंधी, किसी भी तूफान में बुझती नहीं है। आज की जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसका भी यही उसूल है, और ये मेरी पुरानी आत्मा से ही जुड़ा हुआ है कि ज्ञान को सरहदों में नहीं बांधा जा सकता। वो तो पूरी इंसानियत की, हम सब की एक साझी विरासत है। मेरी कहानी से कुछ बातें हम सब सीख सकते हैं। पहली, ज्ञान को हथियार मत बनाओ। दूसरी, नए आइडियाज से कभी डरो मत। तीसरी, सवाल पूछते रहो हमेशा, क्योंकि हर सवाल ज्ञान का एक नया बीज होता है। और आखिरी बात, सच के सामने हमेशा सिर झुकाओ। और जाते जाते मैं एक आखिरी सवाल छोड़ जाता हूं। मेरी इमारतें तो तोड़ दी गईं, मेरे पन्ने जला दिए गए, पर अगर आज भी कहीं ज्ञान का एक भी दिया जल रहा है, तो क्या मैं जिंदा नहीं हूं? इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना है।